गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सर फ्रॉम सुपर सक्सेस एकेडमी ऑफ कॉमर्स भोपाल। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, चैप्टर है हमारा प्रबंध के सिद्धांत। ठीक, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा प्रबंध के सिद्धांत। लास्ट जो वीडियो थी उसमें हम लोगों ने हेनरी फ्योल के प्रबंध के सिद्धांत देखे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रबंध के सिद्धांत, वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत। प्रबंध के सिद्धांतों में कौन से सिद्धांत हम लोग देख रहे हैं? वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत। ये किसने दिए हैं? ये F.W. टेलर ने दिए हैं। तो आपको नाम याद रखना है। ठीक, एक एक मार्क्स में एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत जो दिए वो किसने दिए हैं? F.W. टेलर ने दिए हैं। कौन से सिद्धांत दिए? वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत। ठीक, तो आपको याद रखना है। सबसे पहले तो इसकी टर्मिनोलॉजी में थोड़ा सा समझ लो कि वैज्ञानिक प्रबंध के जो सिद्धांत जिसने दिए, टेलर। एक नजर टेलर पर। वैज्ञानिक प्रबंध की नवीन विचारधारा है। कौन सी विचारधारा है ये? नवीन विचारधारा है। टेलर ने जो सिद्धांत दिए थे, हेनरी फ्योल ने, वो 14 सिद्धांत दिए थे प्रबंध के। यहाँ पर जो सिद्धांत टेलर ने दिए हैं वो कौन से सिद्धांत दिए हैं? वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत दिए हैं। तो नाम याद रखना है और नाम से दोनों को सेपरेट करना है। ठीक, प्रबंध, ये वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत कौन से हैं? वैज्ञानिक प्रबंध की एक नवीन विचारधारा है। ठीक, और इसके जन्मदाता किसको बोला जाता है? फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। ये फ्रेडरिक से एफ बन गया, यहाँ पर F.W. टेलर। तो शॉर्ट में हम लोग इनका नाम लेते हैं। टेलर का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? टेलर का सिद्धांत। हम लोग इसे नाम क्या देते हैं? टेलर का सिद्धांत भी कहते हैं। मतलब टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत दिए, हम उसे टेलर का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक, तो नाम आपको याद रखना है। टेलर को एक नाम और भी दिया गया था। टेलर को अकार्य कुशलता का दुश्मन भी माना गया था। टेलर का जो जन्म है, बस इसको आपको केवल याद रखना है थोड़ा सा, क्योंकि जो टेलर भाई साहब थे वो क्या थे? जहाँ एक इंजीनियर थे, उनके आसपास अधिकतर मजदूर संघ काम करता था। उन्होंने जो सिद्धांत दिए हैं वो अधिकतर मजदूरों से रिलेटेड है और जो प्रबंध का जो निचला स्तर होता है वहां से रिलेटेड है। तो यहाँ पर इनका जन्म कब हुआ? 1856 में USA में हुआ है। फिलाडेल्फिया नामक एक नगर था, उसमें इनका USA में क्या हुआ था? 1856 में जन्म हुआ है। नाम आपको याद रखना है, जगह का नाम याद रखना है, ताकि एक एक मार्क्स में कभी आए तो आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ। उसके बाद 19 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या किया था? टेम शिपयार्ड करके एक सामान्य प्रशिक्षण और टर्नर के रूप में इन्होंने कार्य किया था वहां पर। उसके बाद ये जर्नी चलती गई इनकी, और क्या हुआ आगे चल के 1878 में मिडवेल स्टील वर्क्स में इन्होंने कौन सा काम किया? मशीन शॉप श्रमिक का काम किया। यहाँ पर उन लोगों ने, नाम आपको केवल इसमें याद रखना है, कौन सा कार्य करा है इन्होंने? मशीन शॉप श्रमिक का इन्होंने वहां पर क्या किया? कार्य किया। 2 वर्ष के बाद ही फिर इन्होंने एक काम और किया है टोली नायक के रूप में। ठीक, ये टोली नायक के रूप में इन्होंने कार्य किया। इसके बाद 1884 में एक कंपनी में इनकी दक्षता इतनी रही, इतने सालों तक काम करते करते इन्होंने एक्सपीरियंस, अनुभव प्राप्त करा, और उसी के दम पर ये एक कंपनी के कौन बने? यहाँ पर ये मुख्य इंजीनियर बने। कंपनी के कौन बन गए यहाँ पर? मुख्य इंजीनियर। और 1898 में बेथिलियम स्टील नामक एक कंपनी है, उस कंपनी थी, उस कंपनी में इन्होंने क्या किया? कार्यभार अपना वहां पर संभाला। तो यहाँ से जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई? फिर से एक बार आपको याद रखना है, वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत किसने दिए हैं? F.W. टेलर ने दिए हैं। ठीक, F.W. टेलर ने। जन्म कब हुआ? 1856 USA में हुआ है इनका जन्म। और फिलाडेल्फिया नामक वहां पर एक नगर था USA में। ठीक, उस नगर में इनका क्या हुआ है? उस नाम से नगर था, वहां पर जन्म हुआ। 19 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या किया? कैंप शिपयार्ड करके वहां पर सामान्य प्रशिक्षण या प्रशिक्षणार्थी या टर्नर के रूप में कार्य किया था। और 1898 में मिडवेल स्टील वर्क्स में इन्होंने क्या किया? मशीन शॉप श्रमिक के रूप में कार्य किया था। आपको ये स्टेप बाय स्टेप याद रखना है, ताकि टेलर के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया हो और एक एक मार्क्स का कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको कर पाओ। 2 वर्ष बाद इन्हें वहां पर टोली नायक बना दिया गया। उसके बाद में क्या हुआ? 1884 में
ये सब हम लोग देखेंगे। ये टोली नाइक ये सब होते क्या हैं, इन्हीं के सिद्धांतों में हम लोग देखेंगे। तो 1884 में कंपनी के मुख्य इंजीनियर के रूप में इन्होंने क्या किया, यहाँ पर कार्य किया। और उसके बाद इनके एक्सपीरियंस इतना रहा, अनुभव के दम पर काफी, ये आगे चल के 1998 में कंपनी, कौन सी कंपनी थी, बेथिलियम स्टील कंपनी, और वहां पर इन्होंने क्या किया, पदभार अपना संभाला। उसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर FW टेलर जो है, टेलर के सिद्धांत। तो टेलर ने जो सिद्धांत दिए हैं एक एक करके आपको समझना है। ठीक, सबसे पहले तो टेलर के वैज्ञानिक आपको समझना है इसको, ये सिद्धांत वैज्ञानिक हैं, यहाँ कॉमा लगा के चलना तो कंसेप्ट इसका समझ में आएगा। ये वैज्ञानिक हैं, ठीक, ना कि अंगूठा टेक नियम है। मतलब सर क्या है, टेलर के जो सिद्धांत हैं, टेलर भाई साहब ने ये माना कि भाई जो प्रबंध के जो सिद्धांत हैं वो सिद्धांत वैज्ञानिक नियमों पर आधारित हैं और वैज्ञानिक तरीके से उनको हम लोगों को क्या करना है, फॉलो करना है। वो एक केवल नियम नहीं है, उसी नियम को लेके हम आगे चलते जाएं, कोई घिसे पिटे नियम नहीं है। टेलर ने ये माना कि कोई पुरानी विचारधारा नहीं है, वैज्ञानिक नापे तोले सिद्धांत हैं और उन्हीं को हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। एकता ना कि टकराव, इसमें टेलर ने ये माना प्रबंध जब काम करता है प्रबंधक, तो प्रबंधक कर्मचारी और कर्मचारी के नीचे श्रमिक काम करता है। ठीक, तो इन सब में आपस में ये एक दूसरे से कड़ी के रूप में जुड़े होते हैं। तो FW टेलर ने ये माना था कि भाई इन लोगों में जो टकराव है वो स्वाभाविक है। तो टेलर भाई साहब ने कहा कि भाई इन लोगों में आपस में आपसी एकता होना चाहिए, टकराव की कोई भावना यहाँ पर नहीं होना चाहिए, तो ही आप व्यवसाय में प्रबंध को अच्छे से कर पाओगे। मतलब यहाँ पर प्रबंधक जुड़ा है, उसके नीचे कर्मचारी और नीचे कौन है, श्रमिक है। अलग अलग लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं पर एक कड़ी के रूप में जुड़े हुए। इन तीनों में आपस में क्या पाई जाना चाहिए, एकता पाई जाना चाहिए। और किसी भी स्तर पर, किसी भी स्तर पर इन लोगों में आपसी कोई टकराव होता है तो वहां पर प्रबंध को क्या होगा, नुकसान होता है। ठीक, तो एकता का सिद्धांत। उसके बाद सहयोग ना कि व्यक्तिवाद, व्यक्तिवाद पे आपको नहीं चलना है, जबकि सबके साथ आपको सहयोग की भावना रखना है। अलग अलग स्तर पे काम करते हैं कर्मचारी, एक का काम दूसरे पर डिपेंड होता है, तो एक दूसरे का सहयोग की भावना यहाँ पर काम करती है। व्यक्तिवाद क्या होता है सर, व्यक्तिवाद होता है किसी एक श्रमिक अलग काम कर रहा है, कर्मचारी काम कर रहा है, एक का काम दूसरे पर डिपेंड होता है और हर बंदा बिजनेस के लिए जरूरी होता है, कोई कम और कोई ज्यादा नहीं होता है। हम किसी को व्यक्तिगत नहीं लेते कि ये पद के नीचे काम कर रहा है, ये पद के ऊपर काम कर रहा है, तो हम उस तरीके से उसको ट्रीट करें तो वो थोड़ा सा क्या होता है, गलत होता है। हमें व्यक्तिवाद को बढ़ावा नहीं देना है, ठीक, हमें सहयोग की भावना रखना है सबसे बराबर। उसके बाद जैसे श्रमिक काम करता है और उसके ऊपर होता है कर्मचारी, तो ये नहीं, कर्मचारी को ये नहीं सोचना कि श्रमिक तो नीचे लेवल पे काम करता है, ठीक, ये तो नीचे लेवल होता है तो हम इसको किसी भी तरीके से ट्रीट करते जाएं, ये चीज नहीं होगी। सहयोग की भावना रखना पड़ेगी, क्योंकि श्रमिक जो होता है उसी पर ही डिपेंड कर्मचारी है और उसी पर ही किसका कौन डिपेंड है, प्रबंधक, और प्रबंधक के जो टारगेट होते हैं, लक्ष्य होते हैं वो। ठीक, तो सबको सहयोग की भावना रखना। अधिकतम क्षमता एवं समृद्धि का विकास, तो FW टेलर ने ये माना अधिकतम क्षमता कब जनरेट होगी, तो टेलर ने ये माना कर्मचारी को आप चयन और प्रशिक्षण से क्या करो, प्रॉपर तरीके से वैज्ञानिक नीति, वैज्ञानिक नियमों से उसका चयन करो और उन्हें प्रशिक्षित करो, तो उससे क्या होगी, उससे उसकी क्षमता में क्या होगी, वृद्धि होगी। क्या करा जाएगा, उसको सिलेक्ट अच्छे से करा जाए कि बंदे काम करने के लिए कैपेबल है कि नहीं, और फिर उसको सिलेक्ट करने के बाद वैज्ञानिक रीति नीति से सिलेक्ट करा जाए, है कि नहीं, और उसके बाद में फिर उसको प्रशिक्षित किया जाए। उससे क्या होगा कि भाई वो बंदे की कार्य क्षमता क्या होगी, बढ़ेगी और समृद्धि, और फिर उसके बाद में उसे उचित क्या किए जाए, मजदूरी दी जाए। तो इस नियम पर आपको व्यवसाय को चलाना है कि अधिकतम क्षमता हो और साथ में समृद्धि के विकास के नियम पर हमारा बिजनेस में कर्मचारी का जो वर्कर काम कर रहे हैं, श्रमिक जो काम कर रहे हैं वो काम करें, क्षमता बढ़े और समृद्धि बढ़े। उनकी क्षमता काहे से बढ़ेगी, जब क्वालिटी होगी, काम कम से कम टाइम के अंदर अच्छे से अच्छा काम करेगा। कब करेगा सर, ये तब कर पाएगा जब हम बंदे को सही सिलेक्ट करेंगे। भाई जो बंदा जिस काम के लिए कैपेबल है, सक्षम है, अनुभव रखता है, उसी बंदे को उस काम के लिए सिलेक्ट करना है।
और उसके बाद में उसे प्रशिक्षण देना है, ठीक, उससे उसके काम करने का तरीका पहना होगा। उसके बाद फिर उसको क्या किया जाएगा, उचित मजदूरी का सिद्धांत, कि भाई उसको ना मजदूरी कम हो ना ज्यादा, उसके काम के दायरे के सीमा के अंदर रहकर उसको उतनी मजदूरी दी जाए। उसके बाद में सिद्धांत है यहाँ पर अधिकतम उत्पादन का सिद्धांत। यहाँ पर यह देखा जाता है कि कर्मचारी श्रमिक से इस तरीके से काम लिया जाए, इस तरीके से कि व्यवसाय के अंदर जो उत्पादन है उस उत्पादन में क्या हो, बढ़ोतरी हो। और उत्पादन कब ज्यादा होगा, जब आप उसे एक जो बंदा जिस काम के लिए कैपेबल है उसी को लाओगे, काम का प्रशिक्षण दोगे और टाइम टू टाइम उसे देखोगे, संसाधन हमारे वेस्टेज नहीं होंगे, खराब नहीं होते, ठीक, और उनका अच्छे से अच्छा वो उपयोग करता है, ठीक, खाली नहीं पड़े हुए हमारे संसाधन, वर्कर खाली नहीं पड़ा हुआ है, काम कर रहा है अच्छे से, तो हम बोलेंगे अधिकतम क्या हो रहा है, उत्पादन। योजना के अनुसार क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, टाइम टू टाइम आपको ये देखना भी पड़ेगा। FW टेलर ने ये माना था कि जो हमारी योजना है, जो प्लानिंग करी गई है, उसके हिसाब से क्रियान्वयन उसका हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके लिए क्या होगा, प्रबंधक को टाइम टू टाइम देखना पड़ेगा, प्रॉपर जाकर अच्छे से कि वर्कर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हमारी जो योजना है, नियोजन है, प्लानिंग है, वो क्या सिस्टमेटिक काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो टाइम टू टाइम जाकर हमें ये वॉच करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, नापना तौलना पड़ेगा कि भाई जो हमारा योजना थी उसके हिसाब से प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत में FW टेलर ने ये सारी बातें बताई। उसके बाद में कुछ तकनीकें भी दी हैं, तो टेलर ने जो तकनीकें दी वो भी काफी ज्यादा फेमस हुई हैं। सबसे पहली तकनीक थी विशिष्टीकरण, इसको इंग्लिश में स्पेशलाइजेशन बोला जाता है। ये सिद्धांत सर क्या कहता है, ये तकनीक क्या कहती है। FW टेलर ने ये माना था कि भाई विशिष्टीकरण के सिद्धांत पर आपको व्यापार को चलाना है। सर विशिष्टीकरण का सिद्धांत क्या होता है, विशिष्टीकरण का सिद्धांत होता है जिसमें जिस काम को करने के लिए जो बंदा कैपेबल होता है, उस काम को करने के लिए उसी बंदे को जब हम लोग सिलेक्ट करते हैं तो वो विशिष्टीकरण का सिद्धांत कहलाता है। मतलब ये माना जाता है कि बंदा एक विशिष्टीकरण के सिद्धांत पर कार्य कर रहा है। जब भी हम लोगों को किसी बंदे से कार्य करवाना है तो ये देखा जाएगा कि बंदा जिस काम को जो बंदा करने में कैपेबल है, सक्षम है, दक्ष है, उसको अनुभव उस कार्य को करने का, तो उस बंदे को उसी कार्य को देना चाहिए। उससे क्या होगा, उससे कार्य करने में उसकी क्षमता बढ़ेगी, अनुभव बढ़ेगा, उससे काम में कोई नुकसान नहीं होगा, समय सीमा समय अवधि के अंदर आपका काम कंप्लीट होगा। तो ये माना जाएगा कि कार्य विशिष्टीकरण या स्पेशलाइजेशन पर चल रहा है, ठीक। उसके बाद दूसरा सिद्धांत था कार्य का निर्धारण। तो कार्य के निर्धारण का सिद्धांत वो भी कहीं ना कहीं मोटिवेट है, किससे, विशिष्टीकरण से ही, ये अभिप्रेरित है, किससे, विशिष्टीकरण से ही। तो यहाँ पर कार्य निर्धारण में ये देखा जाता है कि भाई कार्य, जो भी कार्य किया जा रहा है उस कार्य को करने में कितना समय लगेगा, उस कार्य को करने का तरीका क्या होगा, उस कार्य को कौन करेगा, उस कार्य को कितनी समय अवधि के अंदर करा जाएगा, ये सारी बातें कार्य के निर्धारण में डिसाइड कर ली जाती हैं। और डिसाइड करने के बाद में फिर क्या किया जाता है, वो कार्य किसके हिसाब से बांटा जाता है, विशिष्टीकरण के सिद्धांत के हिसाब से उसको क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। तो ये बातें याद रखना है, एक दूसरे पर ये दोनों क्या होते हैं, डिपेंड। उसके बाद में प्रयोग तथा कार्यविधि, प्रयोग तथा कार्यविधि टेलर ने, FW टेलर ने अपने सिद्धांतों में ये माना था कि कोई भी प्रबंध का कार्य प्रयोग तथा कार्यविधि के बिना हो ही नहीं सकता। मतलब टेलर ने ये माना कि भाई जब भी कोई कार्य किया जा रहा है पहले उसको प्रयोग की कसौटी पर उसको नाप तोल लेना चाहिए और उसके बाद कार्य विधि, उसको काम करने की प्रॉपर एक विधि निर्धारित कर दी जाती है कि स्टेप बाय स्टेप हमें किस तरीके से उस कार्य को अंजाम देना है, कंप्लीट करना है। श्रमिक को आप कोई काम दे रहे हो तो उसे बताना है आपको कि उसको वो किस स्टेप बाय स्टेप से क्या क्या काम करेगा, कौन बंदा करेगा काम, कितनी समय अवधि के अंदर कौन से तरीके से उस कार्य को किया जाएगा। तो कार्य की विधि बताई जाएगी और प्रयोग, उसको नाप तोल लिया जाएगा पहले ही, ठीक, उसके प्रमाप निर्धारित कर लिए जाएंगे। उसके बाद हम लोग उसमें क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तभी वो प्रबंध
अच्छा हो, ये उम्मीद हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ बात कर रहे हैं थर्ड पॉइंट तक। फोर्थ पॉइंट में कार्य का वैज्ञानिक नियोजन। सर ये क्या है? नियोजन जो है वो प्रबंध का एक केंद्र बिंदु का काम करता है। फिर से ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला? नियोजन जो होता है वो प्रबंध के केंद्र बिंदु का काम करता है। तो कार्य का कौन सा नियोजन होना चाहिए? वैज्ञानिक नियोजन होना चाहिए। नियोजन प्लानिंग इस तरीके से करी जाए, नियोजन के एक एक पॉइंट पर ये जाके नाप तोल के देख लिया जाए कि भाई ये यदि फेल, और साथ में ये भी देखा जाता है यदि ये सक्सेसफुल नहीं होता है, सफल नहीं होता है, तो इसके साथ में हमारे पास कोई वैकल्पिक कौन सी हमारे पास नियोजन प्रणाली रहेगी। तो ये सारी बातें डिसाइड कर ली जाती हैं कि एक वैज्ञानिक नियोजन को आधार माना जाता है। सर वैज्ञानिक नियोजन। उसके बाद दूसरा है श्रमिकों का वैज्ञानिक चयन एवं प्रशिक्षण। श्रमिकों को वैज्ञानिक चयन और प्रशिक्षण। पहले चयन, श्रमिकों को जब सिलेक्ट करा जाए तो ये देखा जाए कि वो हमारे व्यापार के अंदर जो कार्य होता है उस कार्य को करने की कैपेसिटी रखता है कि नहीं रखता है। तो उसको कुछ सिलेक्शन के, कुछ चयन के आधार पर उसे नाप तोल कर उस पे पहले ही कसौटी पर उसको देख लिया जाता है, और उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद उसे उसे प्रशिक्षण दिया जाएगा कि वो हमारे काम को करेगा तो व्यवसाय के अंदर उस काम को किस तरीके से करता है स्टेप बाय स्टेप, तो उसको उसके लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। जब भी हम कर्मचारी और श्रमिक को प्रशिक्षण देंगे तो प्रशिक्षण देंगे, उसके बाद उससे प्रशिक्षण से बड़ा अच्छा फायदा होता है। टेलर ने ये माना था कि जब भी आप सिलेक्शन करोगे प्रॉपर जिस काम के लिए जिस बंदे को, तो काम में नुकसान आपका नहीं होगा, और जब प्रशिक्षण दोगे तो काम की क्वालिटी बढ़ जाएगी, कम टाइम के अंदर कंप्लीट होगा वो आपका कार्य, और जो श्रमिक है वो कार्य करने में क्या होगा? दक्ष होगा। ठीक। उसके बाद प्रमापीकरण। प्रमापीकरण मतलब इंग्लिश में हम इसको स्टैंडर्डाइजेशन बोलते हैं। सर ये क्या है? सर प्रमापीकरण के सिद्धांत में जो कार्य करने की विधियां हैं, नियम है, उनको पहले से ही माप लिया जाता है, तौल लिया जाता है। ठीक। जो स्केल होते हैं उन स्केलों को पहले से ही उस स्केल पर कार्य की विधियों को क्या कर लिया जाता है? नाप तौल लिया जाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रमापीकरण का सिद्धांत। पहले से ही माप के चलना होता है प्रमापीकरण। इसमें जो प्रा होता है, प्रा मतलब पहले से पूर्व होता है, और मापीकरण का मतलब नापना या तौलना होता है। तो प्रमापीकरण का ये सिद्धांत कहता है कि भाई जब भी कोई काम को करा जा रहा है, उस काम को करने की जो कार्य विधि है, कार्य विधि मतलब सर जहां पर स्टेप बाय स्टेप किसी कार्य को हम करते हैं उसकी पूरी प्रक्रिया को कार्य विधि बोला जाता है। तो उसको पहले से ही नाप लिया जाता है कि उसके बाद विभेदात्मक मजदूरी, इसका एक नाम और भी होता है, इसको प्रेरणात्मक मजदूरी भी कहा जाता है। तो FW टेलर जो है उन्होंने ये माना विभेदात्मक मजदूरी, वर्कर को, जो काम करने वाला श्रमिक है उसको विभेदात्मक मजदूरी देना चाहिए। क्यों सर? इसको एक नाम और भी है इसका, इसको हम प्रेरणात्मक मजदूरी भी बोलते हैं। सर ये क्या है? ये जब वर्कर काम अच्छा करता है टाइम के अंदर और टाइम के पहले ही जब काम को कंप्लीट कर लेता है, तो हम ये मानते हैं कि भाई ये कार्य करने में अच्छा दक्ष है, और हम उसको उससे ज्यादा उसको क्या कर देनी चाहिए? मजदूरी दे देनी चाहिए। यदि वर्कर काम करता है टाइम के अंदर कंप्लीट कर लेता है उसके, या फिर पहले ही कर लेता है, तो हम ये मानते हैं कि वो कार्य करने में क्या है? दक्ष है, तो उसको ज्यादा मजदूरी दे दो आप। और यदि बंदा अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो उसे कम मजदूरी दे दो। उससे क्या होगा सर? जब अब विभेदात्मक मजदूरी का जब तकनीक को हम लोग यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो होता क्या है यहाँ पर कि जो अन्य वर्कर होते हैं वो वर्कर भी अभिप्रेरित होते हैं कि भाई इस वर्कर ने इतने टाइम के अंदर जल्दी से काम, जैसे मान लो कोई काम को करने में 8 घंटे लगते हैं और एक वर्कर जो है उतना ही काम 7 घंटे में कर देता है, तो इसका मतलब ये आप ये मान के चलो कि वो वर्कर जो है वो काम करने में दक्ष है, तो आप उसे क्या करो? ज्यादा मजदूरी दो। तो बाकी वर्कर भी उससे क्या होंगे? अभिप्रेरित होंगे, और हमारा जो बिजनेस होगा उस बिजनेस में सारे वर्कर की जो कैपेसिटी होगी वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो विभेदात्मक मजदूरी या प्रेरणात्मक मजदूरी के सिद्धांत को लागू करने का कार्य इसने कहा, इसने तकनीक किसने जनरेट करी? FW टेलर। और कार्य का उचित वातावरण, काम वर्कर को दे दिया, उसका चयन कर लिया, उसको प्रशिक्षित कर दिया, अब वर्कर काम करेगा। तो जब चयन प्रशिक्षण के बाद जब वर्कर कार्य करता है तो आपको उसको उचित वातावरण वहां पर
कार्य का उचित वितरण, थोड़ी सी गड़बड़ हुई मुझसे, कार्य का उचित वितरण, वितरण किस तरीके से करा जाएगा उसको, कार्य को जो बंदा जिस काम के कैपेबल है उस काम को उस वर्कर को वो ही काम उसको देना है, ठीक, तो ही उससे काम अच्छा होगा। चयन प्रशिक्षण के बाद ये, उसके बाद नवीनतम मशीन तथा उपकरणों का प्रयोग। FW टेलर ने ये माना था जब भी व्यवसाय के अंदर जो मशीनें उपयोग हो रही हैं और उपकरण मतलब औजार कच्चा माल ये जब उपयोग किया जा रहा है, ठीक, तो पहले से ही उनको प्रबंधक के द्वारा, किसके द्वारा, ये कार्य करेगा कौन, ये करेगा प्रबंधक करेगा ये कार्य, तो ये प्रबंधक के द्वारा उनको पहले से ही प्रयोग कर लेना चाहिए कि कोई उसमें प्रॉब्लम तो नहीं है। औजार हुए, मशीनें हुई, घिसे पिटे हैं, पुराने हैं, तो उससे क्या होगी, जो वर्कर होता है उसकी कार्य क्षमता पर असर पड़ता है, ठीक, तो इसीलिए पहले से ही प्रबंधक के द्वारा उनको प्रयोगों के आधार पर उनको पहले से ही देख लेना चाहिए। उसके बाद सामग्री के वैज्ञानिक चयन, सामग्री जो बिजनेस के अंदर जो कार्य होता है जहां पर माल बनता है, कच्चा माल लग रहा है, कुछ सामग्री है, तो आपको यहाँ पर भी कौन करेगा ये काम प्रबंधक करेगा, तो प्रबंधक ही उस सामग्री के वैज्ञानिक चयन को प्रबंधक के द्वारा ही क्या किया जाएगा, देखा जाएगा कि कोई कार्य कहाँ से उस कच्चे माल को लिया जा रहा है या सामग्री जो भी प्रोडक्शन में उत्पादन में जो भी सामग्री उपयोग कर रहे हैं हम, वो देखा जाएगा सामग्री कहाँ से ली जा रही है, मिलावट तो नहीं है, ज्यादा रेट की तो नहीं है, और हम जो उत्पादन करते हैं उसके लिए जो जितना प्रमापित हमने जो मान के चले हैं कि कितनी सामग्री की और कौन सी क्वालिटी की जरूरत है, क्या वो है कि नहीं, ये पहले ही माप लिया जाता है प्रबंधक के द्वारा, ठीक, नहीं तो आगे जाके वर्कर भी कुछ नहीं कर सकता, आगे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। उसके बाद आदर्श लेखा पद्धति, सर ये क्या है, ये अकाउंट से रिलेटेड, लेखांकन से रिलेटेड पॉइंट है। यहाँ पर हम जब उत्पादन होता है वहां पर कॉस्ट अकाउंटिंग लगती है, क्या लगती है वहां पर, कॉस्ट अकाउंटिंग, मतलब सर एक आदर्श लेखा पद्धति का सिद्धांत लागू करना चाहिए, टेलर ने ये माना, मतलब कहाँ से आप प्रोडक्शन के लिए कच्चा माल ले रहे हो, कहाँ से औजार मशीनें ले रहे हो, पूरा प्रॉपर आपको सिस्टमेटिक आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में उनको रिकॉर्ड करके रखना है। और उसके बाद फिर आज के साल में जो हम लोग उसको क्या करना है, उसी सेम टाइप का पूरा स्ट्रक्चर आगे यूज कर रहे हैं, कच्चा माल भी होगा, मशीन भी होगी, वर्कर भी होगा, कहां पर कितना खर्चा करा है, तो लास्ट ईयर जो होगा मतलब गत वर्ष से चालू वर्ष को फिर से ध्यान से सुनना है, गत वर्ष मतलब पुराना साल, पुराने साल से चालू वर्ष का मतलब ये जो साल चल रहा है उस साल का, दोनों साल का कंपेयर करा जाता है, नापा तोला जाता है और देखा जाता है कि कौन से साल में हमारे खर्चे कम हैं या ज्यादा हैं। तो उसके लिए पहले आपको लिखना पड़ेगा, पहले क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। हमारे पास अकाउंट में प्रॉपर डाटा होगा लास्ट ईयर का मतलब गत वर्ष का, और इस साल का मतलब चालू वर्ष का, तो चालू वर्ष से हम गत वर्ष को क्या कर सकते हैं, बाल की खाल निकालते हुए हम एनालाइज कर सकते हैं, ठीक, उसको देख सकते हैं अच्छे से कि भाई पिछले साल खर्चा हमारा बिजनेस में ज्यादा हुआ था कि इस साल ज्यादा हुआ है। तो एक आदर्श लेखा पद्धति का सिद्धांत लगाना चाहिए, तभी जाके हम बुक्स ऑफ अकाउंट में, कॉस्ट अकाउंटिंग में, सारी लागत लेखांकन में सारी बातों को सिस्टमेटिक लिखना पड़ेगा हमें, कितना वैल्यू काय का है, फिर हम लास्ट ईयर को इस साल से कंपेयर करेंगे और देखेंगे, ठीक। उसके बाद में क्रियात्मक संगठन और फॉर्मनशिप का सिद्धांत, ये आपको याद रखना है, ये जो विशिष्टीकरण का जो सिद्धांत होता है, ठीक, इसी से ही कनेक्शन रखता है ये सिद्धांत, आपको ये याद रखना है। क्रियात्मक संगठन या फॉर्मनशिप का सिद्धांत क्या है, तो क्रियात्मक संगठन का सिद्धांत ये है, जब आप कार्य को बांटते हो तो उच्च स्तर से लेके मध्य से लेके निम्न स्तर और वर्कर तक उस काम को इस तरीके से बांटा जाए कि वो काम करने में जो बंदा जिस काम को करने में कैपेबल है, काम की करने की क्षमता रखता है, ठीक, अनुभव रखता है, उसी वर्कर को, कर्मचारी को, उसी को कार्य वो ही प्रदान करना है जो वो उस कार्य के करने के लिए क्या है, कैपेबल है। तो आपको ये बात याद रखना है, ठीक। इसमें हम सिस्टम आपको याद रखना है, कनेक्शन इसका किससे, विशिष्टीकरण, विशिष्टीकरण का सिद्धांत पहले ही बता चुका हूं मैं। तकनीक क्या कहती है, वो ये कहती है कि भाई आपको क्या करना है, जो उस काम को करने में जो बंदा कैपेबल है उस बंदे को वही काम सौंपना है, तो ये विशिष्टीकरण है। और इसी के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा सिद्धांत,
क्रियात्मक संगठन या फॉर्मैनशिप का सिद्धांत। जो बंदा है जिस काम को करने में कैपेबल है उसको स्टेप बाय स्टेप नीचे तक आपको टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर वर्कर तक उस काम को बांटते हुए आपको क्या करना है, चले जाना है। उसी को बोला जाता है क्रियात्मक संगठन का सिद्धांत। तो इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस क्या करा, प्रबंध के सिद्धांत डिस्कस करे। लास्ट में हम लोगों ने डिस्कस करा था हेनरी फ्योल के प्रबंध के 14 सिद्धांत। इसमें हम लोगों ने क्या डिस्कस करा, वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत FW टेलर के। ठीक, नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो चैप्टर में मैंने आपको क्या बताया था, चैप्टर में हम उल्टा चलेंगे। पहले हम लोग प्रबंध के सिद्धांत की प्रकृति और महत्व अर्थ नहीं पढ़ेंगे, पहले हम लोग लास्ट से पढ़ेंगे प्रबंध के सिद्धांत होते क्या हैं, कैसे काम करते हैं। उसके बाद में फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रबंध के सिद्धांत की प्रकृति, महत्व और अर्थ। क्योंकि सिद्धांत अच्छे से हमें समझ में आते हैं तो ही फिर हम उसकी प्रकृति या फिर उसके महत्व को अच्छे से क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो आपको मैं बार बार बोला मैंने हर वीडियो में कि पहले आप उल्टा चलना है चैप्टर में, पहले प्रबंध के सिद्धांत पढ़ना है, उसके बाद आपको चैप्टर के स्टार्टिंग से आना है। तो पहली वीडियो किसकी होगी, हेनरी फ्योल के सिद्धांत, दूसरी वीडियो किसकी होगी, टेलर के सिद्धांत, और उसके बाद में फिर हम आएंगे किस पर, सिद्धांत जब सारे खत्म हो जाएंगे तो लास्ट हम लोग आएंगे प्रबंध के सिद्धांत की प्रकृति और महत्व में। थैंक यू सो मच। कोई प्रॉब्लम यदि हो तो कमेंट के द्वारा मुझे बता दें, मैं आपको जवाब दे दूँ।